वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम भी अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि महंगाई का ये तूफ़ान जो है कहाँ जाकर थमेगा। बेरोज़गारी और महंगाई के तूफ़ान ने ना सिर्फ मुल्क की इक़्तिसादियात के चूल्हे हिला दिए बल्कि इनफरादी सतह पर लोगों की मौशी और मुआशरती ज़िंदगी तो जो मुतासर हुई है, नफ्सियाती तौर पे मैंने बहुत सारे लोगों को इसका शिकार होते देखा। हम सब बिल्कुल ऐसे ही, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम सब लोग ही हैं, अवाम ही हैं। हम जब आपस में बात करते हैं, घर में बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो समझ लगती है कि हमारे से ज़्यादा दूसरा शख्स परेशान है। बंदे को अपनी परेशानी कम लग रही होती है कि यार ये तो कितना परेशान है। मगर हुकूमत की हालत ये है कि तरक्याती मंसूबों के लिए रखी गई रकम का इस्तेमाल ही नहीं कर सकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने रवां माली साल के पहले 6 माह के दौरान पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुख्तस महज 577 अरब रुपए की रकम में से 168 अरब रुपए खर्च किए हैं, जो सिर्फ 29% बनते हैं। और अगर आपको याद हो ना कि जब अपना वो कारकर्दगी रिपोर्ट शाया कर रही थी या बता रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो उसमें ये जो बजट बचा रहे थे ना, इसको वो एज अपनी अचीवमेंट गिनते हैं कि हमने इतना जो तरक्याती बजट जो है ना ये बचाया। और आपको याद होगा अगर हमजा कि तमाम जो सूबाई मिनिस्टर्स हैं या फिर अपोजिशन के लोग हैं, उनका इख्तलाफ किस चीज़ पे था, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी साहब, कि जनाब डेवलपमेंट फंड्स तो दें, हम अपने हलकों में कोई काम तो करें। हमने इलेक्शंस में जाना तो है, हमने लोगों को बताना तो है कि हमने क्या किया, उनकी कुछ मुश्किलात तो हम हल करें। लेकिन ये एक मसला जो है ये हमारे सामने है। रवां माली साल 2020-21 की पहली शशमाही के दौरान तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल सुस्त रहा है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह ये बताई जाती है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो नैब के खौफ की वजह से सरकारी फाइलों की मंजूरी के लिए तैयार नहीं है। और इसमें तो कोई शक नहीं है, साइन करने के लिए कोई तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, आपको मामले की समझ आ जाएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि वो डर इतना ज़्यादा रहे, खौफज़दा इतना ज़्यादा कि कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। आहत चीमा और फवाद हसन फवाद जो है वो उनके सामने मिसाल है। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे कि क्या यही वजूहात हैं या इसके अलावा भी कुछ और ऐसे मामला हैं जो शायद हमारी जहन में। हमारे साथ हैं इस वक्त मौशी अमूर के माहिर महताब हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। फरमाइएगा, ये क्या हुकूमत की अचीवमेंट है कि उन्होंने तरक्याती फंड्स जो है वो इस्तेमाल नहीं किए माली साल की पहली शशमाही के दौरान? मतलब नाकामी है हुकूमत की कि तरक्याती फंड्स जहाँ जहाँ लगने थे वहाँ नहीं इस्तेमाल हुए, सिर्फ 29% तरक्याती फंड्स इस्तेमाल हुए। देखें, बुनियादी तौर पे जब डेवलपमेंट फंड्स की एलोकेशन की जाती है तो हुकूमत जो है वो इस तरह से करती है कि 20% बल्कि 25 और 25 जो है ना, वो 4 जो क्वार्टर्स है उनके अंदर तकसीम कर देती है। तो बुनियादी तौर पे पहले 6 माह के दौरान प्लानिंग कमीशन ने कोई 50% से ज्यादा के फंड्स जो है वो सैंक्शन किए, लेकिन बुनियादी तौर पे जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स या एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं वो इस काबिल ही नहीं रही कि वो इखराजात कर सके। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं और उसमें सबसे बड़ी वजह जो आपने भी मेंशन की है वो नैब का खौफ है। क्योंकि वजह ये है कि जो भी अफसरान हैं वो कहते हैं कि हम एक तो डेवलपमेंट फंड्स के इस्तेमाल के लिए पूरी एक पेन लें और बाद में नैब की प्रक्रिया भुगतते रहें। बुनियादी तौर पे एक तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी हैं जिसकी वजह से जो है वो फंड देखिए, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा हो उस टाइम ये जो पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है, ये इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने में मदद की है। एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि हम कंस्ट्रक्शन पैकेज लाए हैं, लेकिन अगर ऐसे वक्त में तो हुकूमत के पास अपने पैकेज में पैसे हैं, अगर उनका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा तो इसके नतीजे में आ सकते हैं कि वो किस हद तक जो है वो इकोनॉमी को स्टार्ट करने में से है। ये बड़ा ही कंसर्न है इस टाइम जो पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है और उसके जो मुख्तस पैसे हैं जो हुकूमतों के पास अवेलेबल हैं वो खर्च नहीं हो रहे। बिल्कुल ठीक है महताब हैदर साहब, ये फरमाइएगा कि जब डेवलपमेंट फंड जो है मुख्तस किया जाता है उस वक्त डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं देखे जाते कि इतने रुपए इधर लगा दिए जाएंगे, इतने रुपए इधर लगा दिए जाएंगे, इतनी परसेंटेज इधर जाएगी। अगर ये किया जाता है तो फिर इतना कम इस्तेमाल होना, और अगले 6 माह में आप क्या देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60% इस्तेमाल कर लेंगे, हम चलें 70% कर लेंगे, जो बच जाएगा उसका क्या होगा? वो किसके क्रेडिट में जाएगा या वो डिस्क्रेडिट है? देखें, जब साल के शुरू में तमाम कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स से बाकायदा उनकी रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, और वो मैं आपको बताऊं, अगर रिक्वायरमेंट को देखें तो अगर
ने 577 अरब रुपए रखे हैं तो वो कोई 1400 अरब रुपए मांगते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ही 1400 या 1500 अरब रुपए है, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में है एक्सक्यूज मी, हमारी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, तो हुकूमत के पास यही रिसोर्सेज थे जो उन्होंने रख दिए। लेकिन बुनियादी तौर पर वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो नैब के खौफ की वजह से और अपनी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो पैसे खर्च नहीं कर पा रहे। अब देखिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है। हुकूमत के पास ऑप्शन ये है कि वो 6 महीने गुजरने के बाद इसमें एडजस्टमेंट्स करे, जो प्रोजेक्ट्स हैं से पैसे निकाल कर जो फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ सर, आपकी आवाज़ हम सही सुन नहीं पा रहे हैं, बहुत माजरत, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने बताया और आप हमारे साथ रहे। बहुत अहम इशू है ये। और हमजा पेंडेमिक है, ये वो टाइम है जबकि वैक्सीन जो है वो प्रोक्योर करनी, अभी तक हमें उसकी कोई शुनीद नहीं है कि वैक्सीन जो है कहाँ से आ रही है। पहले हुकूमत कह रही थी सबको लगेगी, अब पता चल रहा है कि सिर्फ वो जो हेल्थ वर्कर्स हैं और बूढ़े लोग हैं, वो बूढ़े लोग भी कितने उसमें शामिल होते हैं अभी इसके बारे में भी इल्म नहीं है। और मैं तो ये सोचती हूँ हमजा के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जैसे खुद फरमाया कि सिर्फ 20% लोग टैक्स देते हैं, लेकिन क्या उन 20% लोगों का ये हक नहीं है कि जो टैक्स पेयर हैं कि उन्हें इंसेंटिव मिले कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको वैक्सीन जो है वो मुफ्त लगाई जाएगी? कोई तो इंसेंटिव उनका होना चाहिए। वो क्योंकि टैक्स देते हैं इसलिए वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं लगाई जाएगी क्योंकि वो टैक्स नेट में शामिल है ना। तो ये तो हमें पता है कि वो इतने रुपए कमा रहे हैं, यानी कि वो खुद से प्राइवेटली जो है वैक्सीन लगवा लेंगे, तो उनको तो बिल्कुल नहीं लगाई जाएगी। बाकियों के बारे में कुछ सोचा जाएगा? लोगों की जॉब्स गई, लोगों के कारोबार तबाह हुए, लेकिन PSDP के फंड्स जो है वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं ये इसके बारे में मैंने मांगा 100 अरब रुपया कि जी कि मुझे अपने डिपार्टमेंट के लिए 100 अरब रुपया चाहिए, तो मुझे 10 अरब मिलता है जी कि नहीं इतना हमारे पास नहीं है, और फिर वो 10 अरब भी कहीं पर नहीं लग रहा जो मेरी जरूरत 100 अरब। जबकि अस्पतालों में चले जाएं तो आपको हालत जार देखी नहीं जाती, वहाँ पर हमें नजर आता है कि हर अस्पताल जो है वहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो मिसिंग लगती हैं। अद्वियात नहीं मुफ्त जो है वो दी जा सकती, बेड्स नहीं है, बेड्स नहीं है, जो चल रही थी स्कीमें वो भी बंद कर दी गई और वो भी नहीं उस तरह से क्योंकि फंड्स नहीं है, लेकिन फंड्स जो है वो पड़े हुए हैं और वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। वो वापस जाएंगे, हमने इतना जो है ना बजट बचाया, इतने फंड्स बचाए। खैर आगे चलते हैं, कुछ अच्छी बात करने की कोशिश करते हैं कि कुछ हम ना लाइटर मोड में आ जाएं, थोड़ा सा फर्क का भी गुस्सा और मेरा भी गुस्सा। मैंने इस वीकेंड पे बनाया था काबली पुलाव। I love to eat काबली पुलाव। मैंने बनाया था, फिर मैंने खाया था, और अब मैं आपको बता रही हूँ मैंने आपको खिलाना तो बिल्कुल मुनासिब ही नहीं समझा कि आप तो खाते ही नहीं होंगे। हाँ चलिए, अब वीकेंड इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र बहुत ज़्यादा है, लेकिन जनाब ये जो आपको सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है ये सर्दियों का एक बड़ा डिलाइटफुल टेस्ट है। कोयटा में बन रहा है, और कैसे बन रहा है अगर अभी तक आपने नहीं ट्राई किया तो ज़रा रेसिपी ले लीजिए। बिल्कुल ठीक है, और यही हम जो है ना कोयटा से जानेंगे किफ़ायत अली से। किफ़ायत बताइए रेसिपी है, लोग कितना पसंद करते हैं और कितना मज़े का होता है, ताकि मैं फरा से कहूँ कि बना के लाए ना। जी बिल्कुल, आज जिस जगह की सैर हम आपको करवा रहे हैं वो कोयटा के वस्त में जो है सूरजगंज बाज़ार के बीचों बीच ये होटल जो है वो कायम है। यहाँ अगर ये एहसास होता है कि जायका जो है वो किसी भी बड़े होटल टेबल कुर्सियों और लाइट्स की जो है वो मोहताज नहीं होती। अगर आपको जायका कहीं पर भी मिल जाए तो लोग खुद अपने आप जो है वो यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। ये जगह जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे हम एक किसी के घर के सहन में मौजूद हैं, और यहाँ पर जो सेटअप है वो इस तरह से है कि यहाँ पर आपको जो कमरों की छतें हैं वहाँ पर बैठ कर जो है वो खाना सर्व किया जाता है। काबली पुलाव जो है वो यहाँ की ख़ास सौगात है, यहाँ की स्पेशलिटी है, और हमने देखा कि लोग दूर दूर से जो है वो काबली पुलाव को टेस्ट करने के लिए जो है वो इस होटल का जो है वो रुख करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रोज़ और जो बारबेक्यू है उसका भी ख़ास एहतमाम किया जाता है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये 1981 से जो है वो ये होटल कायम है, यानी कि कोयटा के कदीम तरीन होटल्स में इसका शुमार होता है, और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो है वो दूर दूर से जो है वो खिंचे चले आते हैं। बहुत ही इंतहाई सादा तरीके से जो यहाँ कमरों की जो छतें हैं यहाँ पर जो है कालीन बिछाकर जो है वो आपको खाना सर्व किया जाएगा, और वही बात कि जो टेस्ट है वो किसी भी बड़े टेबल कुर्सी का या लाइट का जो है वो मोहताज नहीं होता। यहाँ पर हमने आके देखा कि बलूचिस्तान के कदीम तरीन होटल्स में इसका शुमार होता है, और यहाँ का जो काबली पुलाव जो कि बलूचिस्तान की एक सकाफती डिश है वो आपको सर्व की जाती है, और इसी के लिए जो है वो लोग दूर दूर से जो है वो इस होटल का रुख करते हैं, खाने के लिए आते हैं। किफ़ायत आपका बहुत शुक्रिया, ये बहुत मज़े का होता है। फरा हमें खिलाएंगी, यही शो में ही खिलाऊंगा। बिल्कुल खाएंगे यहाँ पर, और फिर हम आपको बताएंगे कि जी के कोयटा का जो काबली पुलाव है और जो फरा का काबली पुलाव है उसमें से ज़्यादा मज़े का कौन सा।
मेरा कम नहीं होगा वैसे, आई टेक प्राइड इन इट हमजा। मुझे लगता है कि खवातीन को ये इसमें प्राइड लेना चाहिए कि हम घर के काम करते हैं और करने आते भी हैं और हम कर सकते भी हैं और हम करना चाहते भी हैं। इसलिए कि आजकल मैंने देखा है बहुत सारी खवातीन इसको बड़ा वो देखती हैं कि हाय हम काम करना तो नौकरानियों का काम है। हालांकि काम करना जो है वो किसी भी खातून का एक उसका एक अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक बहुत बड़ी पावर है जो शायद मर्दों के पास नहीं हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ क्योंकि मैंने अब काबली पुलाव खाना है, मैं आपकी हर बात से मुत्तफिक हूँ। खैर आगे चलते हैं। पीटीआई हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले ज़रई इनकलाब लाने के बड़े दावे किए थे, मगर अब मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में भी ज़रात कहीं दूरबीन लगा के देखे तो नज़र नहीं आ रही। काश्तकारों को खाद माफिया के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। अभी याद है आपको, हमने पिछले 2-3 हफ्ते ही होंगे जब हमने ये स्टोरी की थी कि हुकूमत ने कोई एक इस पे सब्सिडी देने का ऐलान किया था और सब्सिडी के बारे में कोई डिसीजन जो है वो नहीं आ रहा था, परेशान थी। हाँ, और फिर वो फंड्स जो हैं वो वफाक ने देने थे, फिर वो नहीं हुए, फिर उन्होंने वो सब्सिडी वापस ली। अब सब्सिडी तो छोड़े, कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है और आए दिन खाद की कीमतें अपनी मर्जी से बढ़ाई जाती हैं। अक्टूबर 2020 में DAP खाद का रेट जो है वो 3700 रुपये मुकर्रर था, मगर गंदम का सीजन शुरू होते ही रेट 4000 रुपये हो गया। यानी जिस वक्त किसान को वो चाहिए है उस वक्त को महंगा। और अब आप जनवरी देख लेना, 2021 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, इसी महीने की जिसमें हम हैं, ये 4500 रुपये में दस्तयाब है। यानी कि मजीद जो है कीमतें बढ़ती जा रही है। इस तरह अक्टूबर 2020 से लेकर 2021 के आगाज़ तक इसकी कीमत में रिकॉर्ड 800 रुपये का इजाफा हुआ है। और यूरिया खाद की भी बात कर रहे हैं जो पहले 1676 रुपए की थी, इजाफे के बाद 1717 रुपए की होगी। DAP यूरिया खादें महंगे होने से इसके जो फसलों पर ही असरात होंगे ना। किसान जब इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही होती हैं। जब उसकी फसल 4-6 महीने के बाद तैयार होकर मार्केट में आती है तो उस वक्त उसकी कीमत और रेट जो है वो घटा दिया जाता है। तो ये डिस्करेज करना हुआ कि लोग जो है वो ना उगाएं, ना कमाएं, ना खाएं, तो हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? बिल्कुल, पाकिस्तान क्या खाएगा अगर किसान कुछ बीज बो ही नहीं रहा तो काटेगा क्या? पाकिस्तान को क्या मिलेगा? क्या चीज़ें आप एक्सपोर्ट करेंगे? किन चीज़ों पे जो है आपको पैसा मिलेगा? कहाँ से डॉलर्स आएंगे? ये सारी जो है ना इसी तरह से चेन चलती है, लेकिन चेन पहली जगह पर ही है, रुक जाती है जब आप खाद महंगी कर देते हैं, किसान को कुछ मिलता है। और भारतीय किसानों के एहतजाज में हम बड़े उनके साथ हैं, लेकिन अपने किसानों की हालत जार जो है उस पर हमें नहीं याद आता कि उठ फुतान किसाना। तो ये किसान जो है वो पाकिस्तान का भी मुश्किलात का इस वक्त शिकार है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद अल हक बुखारी साहब हमारे साथ। फरमाइएगा सर, खाद माफिया जब चाहता है कीमतों में मनमाना इजाफा कर देता है। अभी पिछले दिन हमने बात की, हुकूमत ने सब्सिडी देनी थी, फिर उन्होंने वो नहीं दी। चले सब्सिडी ना दे सकते, कम से कम कीमतें तो स्टेबल रखते, उसमें भी हुकूमत नाकाम है। ये मामला क्यों इतने नजर आते हैं हमें? क्या हुकूमत बेबस है, चाह नहीं रही है, क्या मसला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत तरीके से जो है सारा ये मुद्दा बयान किया है। कुछ दिन पहले फर्क, और आपको याद होगा खाद के हवाले से आपने ये इशू उठाया था। अब वो जो सब्सिडी मुझे मिलनी थी वो तो न मिल पाई और वो जून से हम इस इंतजार में ही रहे और ये कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई। यानी जब मैंने गंदम की बिजाई शुरू की तो उस वक्त कीमत बढ़ी और फिर अब जो फसलों के अब मौसम जो आया है कि गन्ने की बिजाई फरवरी में शुरू हो जाती है, फिर जो है वो मकाई की बिजाई जो है वो फरवरी में शुरू होती है। तो इस तरह जो बाकी फसलें हैं वो भी छोटी छोटी इस मौसम में होती हैं। तो ये इंतहाई ज्यादती, मैं कहता हूँ और मैं इसलिए बार बार आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, कि जैसे कहते हैं ना कि मुझे महसूस होता है, मुझे महसूस करते हो कि अब जो है वो ये महसूस आप लोग करते हैं कि किसान के साथ ज्यादती है, वरना पहले कोई जिक्र भी नहीं करता था और आज ये बात डिबेट शुरू हो गई है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस पे कोई बेहतरी आएगी जब मीडिया किसी इशू को उठाता है। आप अंदाजा करें कि वो अरबों रुपए की जो सब्सिडी थी वो नहीं मिली, फिर एक स्क्रैच कार्ड की स्कीम जो है शुरू की थी उसमें अरबों रुपए किसानों को अभी तक नहीं मिले। मैं अगले दिन भी जी वो जो स्क्रैच कार्ड के जरिए से और फिर फोन पे वो लोड करके भेजे वो अभी तक वापस नहीं आए। आप ये देखें कि ये DAP जो है इंतहाई अहम है, हमारा नेबर कंट्री इंडिया है। आप ये देखें कि वहां पे DAP की कीमत
कम है, पाकिस्तान की बहुत हाई है और बिल्कुल ठीक। उसकी जो है वो कम है, बिल्कुल ठीक है। श्रीलंका में कम है, हाँ, बांग्लादेश में कम है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। उस दिन मुसर्रत चीमा साहिबा मेरी बहन आई हुई थी जी। और आप प्रोग्राम में ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था ये कैसी पॉलिसी है कि जनाब अनाउंस कर दी सब्सिडी खाद जी। के लिए और फिर कहा कि नहीं मैकेनिज्म नहीं बन रहा। बिल्कुल, ये सवाल उस दिन हमने उनसे रखा भी था, उस पर उन्होंने जवाब भी दिया था। बुखारी साहब ये कहिएगा, खाद महंगी होने से किसान के अखराजात तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर किसान मुनासिब खाद भी नहीं दे पा रहा होता, उतना बजट ही नहीं होता है, उससे फसलों पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, फसल कितनी बुरी बन रही होती है जब खाद ही नहीं आप दे सकते मुनासिब। जी हमजा आप ये देखें ना कि इसका सारा दारोमदार जो है फसल की पैदावारी सलाहियत के बढ़ने का वो डीएपी पे है। बुनियादी तौर पर डीएपी जितना किसान डालेगा, अब किसान के अंदर तो कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं है कि खर्च करने की, उसके अंदर वो कुव्वत रह ही नहीं गई। आप यकीन करें कि जब फसल आ जाती है और इस दौरान में आप देखें कि डीजल हर 15 दिन के बाद बढ़ जाता है, वो जो कॉस्ट बढ़ती है, फिर ये खाद की कॉस्ट बढ़ती है, फिर बीज हमें महंगा लेना पड़ा है। आपको मैं ये एग्जांपल दूं कि 1400 1450 रुपए में मुझसे ही लेके जाते हैं, चाहे कोई प्राइवेट सीड कंपनी हो या पंजाब सीड कॉर्पोरेशन हो, तो फिर वो मुझे ही वो 2850 रुपए में पंजाब सीड कॉर्पोरेशन ने दी। जो प्राइवेट सेक्टर है उसने मुझे वो 4000 रुपए मन तक जो है वो मैं लेके मैंने वो किया। मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूं और इस सर्दी में आप अभी और फरा जिक्र कर रहे थे कि इतनी ठंड है और धुंध है, और उसमें मुझे जो है वो इस चीज पे आप देखें कि अभी भी किसान पानी लगा रहा है, अभी भी किसान स्प्रे कर रहा है गंदम के ऊपर, जो किसान गन्ना लेके मिल पे जा रहा है, बिल्कुल इस सर्दी में वो लात खड़ा होता है, बिल्कुल उसको जब उसका मुआवजा नहीं तो बददिल होता है। आप ये देखें बुखारी साहब, ये हमने मामला देखे भी हैं। अभी हुकूमत ने वज़ीर आज़म ने 2021 जो है वो भूख मिटाओ का साल करार दिया है जी, लेकिन मैं अपने प्यारे वज़ीर आज़म को बड़े अदब से ये दरखास्त करूंगा कि वो भूख मिटेगी कैसे, जब अनाज होगा तो भूख मिटेगी। बुखारी साहब, एक इशू के बारे में बताइएगा। अभी आपके साथ जो हम चला रहे हैं तस्वीर, उसमें कपास की भी चला रहे हैं, और कपास को काश्त करना जो है किसान छोड़ चुके हैं। उसकी वजूहात यही है कि उनकी जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होती, उनको बीज भी मुनासिब नहीं मिलता, उनको खादें भी मुनासिब नहीं मिलती। हुकूमत ने पिछले दिनों एक्सपोर्ट की सूरत में जो पैसे कमाए, उसमें से आधे जो हैं वो कपास की इंपोर्ट पे लगाने पड़ गए। सो ये मामलात हमारे सामने हैं, जो लोग इस पे नजर रखते हैं वो देख रहे हैं कि अगर आपने 50 रुपए कमाए और उसमें से 30 रुपए जो है वो आपने उसके इसलिए आपको खर्च करने पड़ गए कि आपके पास मुल्क में कपास ही नहीं थी। आपके ख्याल में ये मामलात हुकूमत के पेश नज़र क्यों नहीं है? क्या आप बता नहीं सक रहे? क्या उन्हें इल्म नहीं है, या विल की कमी है, या मजबूरियां हैं कोई? मैं आपको बताऊं, फरा गुजारिश ये है कि आप इसकी हुकूमती संजीदगी का अंदाजा, या जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, आप रिकॉर्ड उठवाएं कि पार्लियामेंट के अंदर कितनी दफा जो है वो ज़राअत पे बात हुई है और उसके मसाइल पे बात हुई है, कोई उसकी किसी ने बात की है। उससे ज्यादा तो 92 चैनल ने किसानों की बात की है। मैं ये कहता हूं कि कोई अवामी नुमाइंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है, किसी मिनिस्टर ने कोई बात नहीं की, कोई जदीद टेक्नोलॉजी लाने की बात नहीं की, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। इस सूरत हाल को लेके आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाते हैं, जिन लोगों को आपने वोट दिए होते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमारे ये मसाइल है, इन मसाइल के बारे में बात कीजिए? उनको पोस्टिंग ट्रांसफर से फुर्सत मिले तो उनको तो इन कामों से कोई सरोकार नहीं है कि अनाज है नहीं है, उनकी बला को क्या। ये तो ये लोग ऐसे हैं कि ये टिकट कटाएंगे और ये बाहर चले जाएंगे। इनमें मैं ये कहता हूं कि इन्होंने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आज अगर आप दिल की बात पूछती हैं तो अगर ये चाहते तो मुझे बताएं कि जितनी हुकूमतें हैं, किसी ने ज़राअत के ऊपर तवज्जो नहीं दी, उसकी रिसर्च के ऊपर तवज्जो नहीं दी। आज आप देखें कि ज़राअत का जो महकमा है वो एक उसके बदहाली का शिकार है, और वहां पे जो फील्ड असिस्टेंट होते हैं एग्रीकल्चर के, वो पूरे नहीं है। अगर पूरे पंजाब में 3500 है तो सीट्स है, तो यहाँ पे 1500 काम कर रहे हैं।
तो मुझे बताएं कि वो किस तरह से काम होगा। दूसरा ये कि ज़राअत के महकमे को तो इंडिपेंडेंट करना चाहिए, वो डिप्टी कमिश्नर के नीचे है और डिप्टी कमिश्नर ज़राअत के से हट के जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो और मामलात में भी उनको घसीटता है। ये तो टोटली तौर पर हुकूमत को ये चीज जो है वो करनी पड़ेगी कि ज़राअत की तरफ तवज्जो दे। बाकी डिपार्टमेंट में इजाफा हुआ, मिसाल स्कूल अगर पाकिस्तान बनते वक्त 100 थे तो आज वो 1000 है, या अगर थाने 300 थे तो अब वो 500 है। ज़राअत का हुजम नहीं बढ़ा, ज़राअत का महकमा जो जहां था वही है। रिसर्च के लिए बता रहा था कि तनख्वाह के पैसे नहीं है मुलाजमों। ठीक है। सैयद महमूद उल हक बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, जो किसानों की आवाज़ है वो हकीकी आवाज़ जो है आप हुक्मरानों तक पहुंचा रहे थे। लोगों को तो पता है 18वीं तरमीम जो है ना हमजा, उसके तहत अब सूबाई हुकूमतों का सूबाई हुकूमतों को इन मामले में फैसला साजी करनी है, लेकिन चूंकि उनके स्टेक नहीं है उस तरह से, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि किसान अपनी ज़मीनें बेच दें औने पौने, ताकि वो ज़मीनें जो हैं वो या तो इंडस्ट्रियलिस्ट खरीद लें या हाउसिंग्स वाले खरीद लें। लेकिन फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और कि वो सूबाई वजीर जो बैठे होते हैं वहाँ पे, जो उन हल्कों से वोट लेकर आए होते हैं, वो क्यों नहीं इन मामलों के बारे में बात करते हैं? जब हम शहरों में बैठे हुए, ऑफिस में बैठे, घरों में बैठे आराम से कोई चीज़ प्रोसेस्ड फूड खा रहे होते हैं ना, हम सोच ही नहीं रहे होते ये किसान कितनी मुश्किल से किसान ने बनाई है, और इस वक्त किसान नहीं बना पा रहा, आपको वो चीज़ें महंगी मिलेंगी। तो किसान के लिए ज़रा सोचना शुरू कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं ये हुकूमत भी कोई अच्छे फैसले करेगी किसानों को लेकर। एंड लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, एक वक्फे के बाद मिलते हैं।